So student, today we are going to discuss the hematology and other very important system. देखें, सबसे पहले आपको सीवीएस करवाया गया है, उसके बाद आपको रिस्पिरेटरी करवाया गया था, उसके बाद आपको रीनल करवाया गया है, और रीनल के बाद हमारे पास जो लास्ट पोर्शन बनता है ना आपके ब्लड सर्कुलेशन का, वो हिमाटोलॉजी बनता है। ठीक है बच्चों। और जो एनआरई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिमाटोलॉजी और जो जीआई सिस्टम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो ज्यादातर पेशेंट्स आपके पास है ना, आपको पता है अनीमिया के साथ पेशेंट आते हैं, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले होते हैं, ये डायलिसिस, इस तरह के ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है वो इन्फेक्टियस डिजीजेज है, जैसा कि जीआई की इन्फेक्शन हो गए, जीआईटी से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो वाले भी पेशेंट्स का लोड अच्छा होता है। और जो एग्जाम पैटर्न होता है, अगर आप उसके अंदर भी देखोगे ना, तो आपको जीआईटी के अच्छे वाले एमसीक्यू नजर आएंगे, आपको ये अनीमिया वाले भी पेशेंट जो एमसीक्यू अच्छे वाले नजर आते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो लास्ट है एनआरई के डेज चल रहे हैं, इनके अंदर हम जो जो हाइजीन चीजें ना उनको कवर अप करें। तो बच्चों, हिमाटोलॉजी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपकी हिमाटोलॉजी के 4 पोर्शन होंगे। पहले पोर्शन के अंदर हम सिंपल, मतलब कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं ब्लड के अंदर, के ब्लड की स्टेसिस कैसे होती है, क्लॉट कैसे बनता है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैं आपको इसकी फार्मा भी काफी हद तक कवर करवा दूंगा आज के लेक्चर के अंदर। फिर हम कल से स्टार्ट कर लेंगे आगे रेड ब्लड सेल्स। ठीक है जी, वो अनीमिया वगैरह वो सारे उसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो तीसरा पोर्शन है वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, वो डिस्कस करेंगे। इन्फेक्टियस डिजीज, लिम्फोमा, वो सारी बातें आ जाएंगी। फिर हमारे पास लास्ट में बचते हैं आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, मतलब कि प्लेटलेट्स को हम डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर, टीटीपी हो गया, आईटीपी हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, तो वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह ये 4 पोर्शन है इंशाल्लाह हिमाटोलॉजी के, कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम इनको ना रैपिडली कवर करें। तो बच्चों, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ योर स्टेप 2 सीके, वो है नॉर्मल हीमोस्टेसिस। बच्चों, नॉर्मल हीमोस्टेसिस का क्या मतलब है? हीमोस्टेसिस का मतलब, हीम का मतलब है ब्लड, स्टेसिस का मतलब होता है रुक जाना, यहाँ के जब आपका क्लॉट बन जाए। ठीक है। तो हीमोस्टेसिस को हम डिफाइन करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट। हीमोस्टेसिस क्या मतलब है? हीमो hemostasis defined as is defined as clot formation, clot formation that helps that helps to prevent blood loss। ठीक है बच्चों। तो हेमोस्टेसिस का मतलब ये जो आपके ब्लड के अंदर देखो ना, आपको जब आपको कहीं पर कट लग जाए तो वहां से ब्लीडिंग होती है, बट आप नोटिस करते हैं कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मिनट्स, वो जो आपकी मतलब ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास एक जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी देर बाद क्यों रुक जाती है बच्चे? क्योंकि आपके ब्लड के अंदर है, या आपकी बॉडी के अंदर जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है वहां पर हिमोस्टेसिस हो जाती है, वहां पर खून का लोथड़ा, या वहां पर क्या है हमारे पास है, हिमोस्टेसिस हो जाती है, जो ब्लड के लॉस को आपको प्रिवेंट करती है। ठीक है। अब सर, ये जो हिमोस्टेसिस हो रही है या जो क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही है, इसकी क्या फेजेस होती हैं और इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म क्या होता है? बच्चों, जब भी हमारे पास हीमोस्टेसिस होती है, ये मतलब कि हेमरेज हुआ, ब्लड का लॉस हुआ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, ये आपकी ब्लड वेसल है ना, तो ये एक साइड से ठीक है, ऊपर से आपको इंजरी हुई, और इंजरी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, इंजरी की वजह से यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है। अब मैंने इस ब्लड लॉस को क्या करना है, रोकना है। उसको रोकने के लिए क्या होता है, यहाँ पर क्लॉट बन जाते हैं। ठीक है। जब ये क्लॉट बन जाता है तो आपकी जो ब्लीडिंग होती है बच्चों वो रुक जाती है। ठीक है। जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो आफ्टर सम टाइम्स, जब नीचे से ब्लड वेसल आपकी रीजनरेट करती है ना, तो ये क्लॉट भी डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी ब्लड लॉस की, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब ये बच्चों जो क्लॉट यहाँ पर बना है, इट्स नॉट अ सिंपल क्लॉट। ये कोई इतनी जल्दी ये नहीं हुआ कि डायरेक्टली कोई चीज आई है तो उसने आके यहाँ पर ना क्लॉट बना दिए। इसके पीछे एक पूरा पाथवे, इसके पीछे डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है। वो मैकेनिज्म्स कौन से हैं बच्चों, उनको हम यहाँ पर फेजेस के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपकी हीमोस्टेसिस की कितनी फेजेस होती हैं, ये आपने यहाँ सबसे पहले याद रखना है। तो बच्चों, हीमोस्टेसिस की याद रखनी है 3 फेजेस होती हैं, कि अगर मैंने ब्लड क्लॉट बनाना है तो वो जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो 3 फेजेस के अंदर होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है वस्कुलर फेज। सबसे पहले क्या बच्चों, वस्कुलर स्पैज्म या वस्कुलर फेज। अब वस्कुलर फेज के अंदर क्या होता है सर, वस्कुलर फेज के अंदर होता है वैजो कंस्ट्रिक्शन। तो काइंडली यहाँ पर लिख लें कि सबसे पहले हमारे पास होती है वैजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड के अंदर, जहां से ब्लड का लॉस हो रहा होता है। अब ये वैजो कंस्ट्रिक्शन का बच्चों रीजन होता है,
अब देखो अगर यहाँ पर ब्लड लॉस है, ऊपर से अगर आपकी ये वाली जो आर्टरी है वो डायलेट हो जाए, तो आपके यहाँ यहाँ पर ज्यादा ब्लड आएगा और वो ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। इसीलिए हमारे पास जब इंजरी होती है ना, तो यहाँ पे एंडोथीलियल जो एंडोथीलिन मॉलिक्यूल्स है ना वो रिलीज होते हैं, और वो क्या करवा देते हैं यहाँ पर वैजो कंस्ट्रिक्शन, कि भाई यहाँ पर इंजरी हुई है, काइंडली यहाँ पर ज्यादा ब्लड ना आए। तो सबसे पहला जो आपका रिस्पॉन्स होता है ब्लीडिंग का बच्चों, वो होती है वस्कुलर फेज, और वस्कुलर फेज में क्या होती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, जब वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड लॉस आपके पास यहाँ पर मतलब ब्लड कम आना शुरू होता है, फिर स्टार्ट होती है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज होती है हमारे पास प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड फेज में क्या होता है, प्लेटलेट फेज। प्लेटलेट फेज में क्या होता है बच्चों, जो आपके प्लेटलेट सेल्स होते हैं वो आके क्या करते हैं, यहाँ पर हीमोस्टेसिस करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सेकंड फेज होती है। जब आपके पास प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहां पर क्लॉटिंग करवा लेते हैं, या आप है ना इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक मतलब कि दीवार है। ठीक है, अब वो दीवार से हमने क्या करना, उसे वो दीवार को बना के ना एक जगह से हमने पानी को रोकना है। जैसे हम समझ लो कि एक दरिया है, और दरिया की साइडों के ऊपर हमने ना मतलब कि वॉल बनानी है, ताकि जो पानी है वो क्या करे, आउटसाइड की तरफ ना जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां पर आप ब्रिक्स को लगाओगे। अब वो जो ब्रिक्स लग रही है ना, वहां पर आपने कंसिडर करना है इसी तरह जो आपके प्लेटलेट्स हैं, ये दे एक्ट लाइक अ ब्रिक्स। तो जहां पर हमने क्लोट बनाना है, तो वहां पर ये प्लेटलेट्स क्या करके एक दूसरे के ऊपर आकर लगना शुरू हो जाते हैं, जिस फेज को हम क्या कहते हैं, डेट इज अ प्लेटलेट फेज, और डेट इज कॉल्ड द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक बना हमारे पास प्लग, यहाँ क्लोट बनना शुरू हो जाता है, और वो किसकी वजह से बच्चों, प्लेटलेट्स की अकेमुलेशन की वजह से। जब प्लेटलेट्स वहां पर आके क्लोट बनाना शुरू कर देते हैं, तो अब ये जो क्लोट है ना, ये ज्यादा मजबूत नहीं होता। आपने पता है ना, देखो अगर मैंने दीवार बनानी है, तो उस दीवार के अगर मैं सिंपल वहां पर ईंटें ही लगाता रहूंगा, तो वो कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग दीवार नहीं बनेगी, वो मेरे पास वॉल गिर सकती है। इसलिए ज्यादा मजबूत दीवार बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सीमेंटिंग करता हूँ। मैं जो आपके पास ब्रिक्स हैं उनके दरमियान में सीमेंट लगाता हूँ, ताकि एक स्ट्रॉन्ग वॉल बने, जहां से किसी चीज का लीक आउट ना हो। इसी तरह चूंकि यहाँ पर जो क्लोट बन रहा है बच्चों, प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो अटैच हो रहे हैं ना, इनके दरमियान में भी सीमेंटिंग हो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग क्लोट बने। वो बच्चों स्ट्रॉन्ग क्लोट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोआगुलेशन फेज की जरूरत पड़ती है। तो जब आपके पास कोआगुलेशन फेज आती है ना, जब फिब्रिन प्रोटीन इनके दरमियान में आती है आपके प्लेटलेट्स की, तो और ये जो कोआगुलेशन फेज है, ये हमारे पास सीमेंटिंग करवाती है प्लेटलेट्स की, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग क्लोट हमारे पास बनता है, और फिर वो इजीली ब्रेक डाउन उसकी नहीं होती। ठीक है, तो ये थ्री फेजेस आपने याद रखनी है। सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर प्लेटलेट प्लग बनता है, और प्लेटलेट प्लग बनने के बाद फिर हमारे पास वस्कुलर कोआगुलेशन फेज स्टार्ट होती है, जिसमें उन प्लेटलेट्स की सीमेंटिंग होनी होती है। अब बच्चों ये जो आपकी कोआगुलेशन होनी होती है ना, ये कोआगुलेशन हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके पीछे हमारे ना दो पाथवेज होते हैं। कोआगुलेशन के अंदर एक पाथवे होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन सा पाथवे बच्चों, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और एक मेरे पास होता है इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। बच्चों कोआगुलेशन कैस्केड के अंदर ना, जब आपने कोआगुलेशन करवानी है, उसके अंदर ये दो पाथवे जरूर याद रखिएगा। एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, मैं भी आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करवाता हूँ, और एक हमारे पास होता है इंट्रिंसिक पाथवे। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, इसको हम कहते हैं ये ब्लड साइड से, ब्लड वेसल से ना बाहर होता है, इसलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे बच्चे क्या होता है, आउटसाइड ब्लड वेसल। ये पाथवे होता है आउटसाइड द ब्लड वेसल। और जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, ये होता है इनसाइड द ब्लड वेसल। ठीक है, ये पाथवे चलता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, इनसाइड द ब्लड वेसल। तो बच्चों ये है, जब आपके पास प्लेटलेट्स आ जाते हैं, उसके बाद जब आपने सीमेंटिंग करवानी होती है ना, वो सीमेंटिंग के लिए आपको कोआगुलेशन की जरूरत है। और कोआगुलेशन के लिए हमारे पास दो पाथवे होते हैं सर, एक हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, और एक मेरे पास होता है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा सा ना यहाँ पर इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, कि असल में जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या बात हम कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रा करते हैं ब्लड वेसल को। ये एक ब्लड वेसल। वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ना इसको जनरली हम देख लें। और ये ब्लड वेसल्स के अंदर बच्चों क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। और अब यहाँ पर ना इंजरी हुई है, जहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ी है ना, इस एरिया में ना इंजरी हुई है, और इधर से कंटिन्यूसली जो आपका ब्लड का ना, वो ब्लड का लॉस होता जा रहा है, ट्यूनिक एंटीमा,
ये ट्यूनिका मीडिया है, और आपको पता है लास्ट पे ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है। ये 3 लेयर्स होती हैं आपकी ब्लड वेसल की, ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये 3 लेयर्स होती हैं बच्चों। अब जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर क्या होती है, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, एंडोथीलियल सेल्स। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास इंजरी हुई है, और इस इंजरी की वजह से ना ये ब्लड का लॉस हो रहा है। ये देखो, ये ना सारा ब्लड का लॉस हो रहा है। मैंने क्या करना है, मैंने इस एरिया में ना क्लॉट बनाना है। अब क्लॉट बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं सर? क्लॉट बनाने के लिए आपको चाहिए प्लेटलेट्स। तो ये बच्चों आपके ब्यूटीफुल से ना प्लेटलेट्स ब्लड सर्कुलेशन के अंदर फिर रहे हैं। अब जब प्लेटलेट्स देखते हैं, हमने अब यहाँ से फेजेस स्टार्ट करनी है। सबसे पहले फेज कौन सी हुई है? वैजो कंस्ट्रिक्शन। वैजो कंस्ट्रिक्शन हुई है, तो वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो कम होगा, जैसे ब्लड का लॉस कम हो जाएगा। दूसरी फेज कौन सी है? प्लेटलेट प्लग। अब हमने प्लेटलेट प्लग यहाँ पर बनाना है। अब ये जो ऊपर वाले आपके पास बच्चों प्लेटलेट्स फिर रही है ना, इन्होंने यहाँ पर आके क्या करना है, प्लेटलेट्स बनाना है, सॉरी प्लग बनाना है। तो प्लग बनाने के लिए ये आपके जो प्लेटलेट्स इनको यहाँ पर अटैच करने के लिए क्या होता है बच्चों, आपकी इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्सपोज होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। क्या कहा जाता है? वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। ये वॉन विलीब्रेंट फैक्टर क्या होता है? एक्सपोज हो जाता है एंडोथेलियल सेल्स की डैमेज होने की वजह से। ये बच्चों एक्सपोज होने के बाद ना आपके प्लेटलेट्स देखते हैं, ओह माय गॉड, वॉन विलीब्रेंट क्या हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। तो हमें उसके पास जाना चाहिए। तो आपके प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इस एरिया के अंदर आकर ना यहाँ पर अकेमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और इस वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के साथ ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये प्लेटलेट्स है, ये वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बॉन्ड बनाता है ना प्लेटलेट्स की साइड की तरफ से, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b। क्या कहा जाता है उसको? ग्लाइकोप्रोटीन 1b, या इसको ग्लाइकोपन इस तरह लिखा जाता है। जो प्लेटलेट्स की साइड से और दूसरी तरफ बॉन्ड विद ब्रांच, ये दोनों आपस में ना ब्रिज बना लेते हैं। अब ब्रिज बनाने के बाद हमने क्या करना है कि भाई और मजीद प्लेटलेट्स यहाँ पर आए, और ये सारे प्लेटलेट्स क्या करें, आपस में अटैच हों। जब ये प्लेटलेट्स आपस में अटैच होते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। अब प्लेटलेट्स को आपस में भी अटैच करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, अगर आपके पास ये प्लेटलेट्स है, और अगर आपके पास ये एक दूसरा प्लेटलेट्स है, अगर मैंने इन दोनों को आपस में अटैच करना है ना, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2b एंड 3a। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 2b एंड 3a। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना 2b और 3a, ये बच्चों प्लेटलेट्स को ना आपस में अटैच करती है। तो यहाँ पर आके ये ना प्लेटलेट्स आपस में भी अटैच होती हैं। जब प्लेटलेट्स आपस में अटैच होते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। अब यहाँ पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि भाई ये सिर्फ इकट्ठे हुए, इनके दरमियान सीमेंटिंग नहीं हुई। यहाँ पर एक मजबूत क्लॉट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर सीमेंट लगाना पड़ेगा इस तरह, ताकि ये मजीद स्ट्रॉन्ग क्लॉट बने और यहाँ से ना ब्लड का लॉस ना हो। बच्चों, ये जो स्ट्रॉन्ग क्लॉट बनाने के लिए आपको फिर जरूरत पड़ती है किसकी? कोआगुलेशन की। और कोआगुलेशन के वो दोनों पाथवेज, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। डॉक्टर मिदत, ये जो कोआगुलेशन के दोनों पाथवेज है ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों आपस में मिलकर पता क्या करते हैं, ये लास्ट पे जाके आपके पास बनाते हैं फाइब्रिन का मैशवर्क। ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, ये फाइब्रिन प्रोटीन है। और ये जो फाइब्रिन प्रोटीन का ये इस तरह का मैशवर्क बनाया ना, एक ये जाल सा, ये असल में आपकी कोआगुलेशन की वजह से एट दी एंड जो बननी है ना, वो आपकी ये फाइब्रिन प्रोटीन का मैशवर्क बनना है, ये जाल बनना है। फिर हम इस जाल को पकड़ते हैं फाइब्रिन को, और इस जाल को हम जो है ना यहाँ पर आके लगा देते हैं प्लेटलेट्स के साथ। तो जब ये जाल इनके साथ लगता है तो आपके प्लेटलेट्स की बच्चों क्या हो जाती है, सीमेंटिंग हो जाती है, उनका एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाता है। तो जब स्ट्रॉन्ग क्लॉट बनेगा तो मजीद यहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी, हमारे पास हीमोस्टेसिस हो जाएगी। ठीक है। तो वैसे बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मैंने आपको बेसिक के अंदर बहुत डिटेल में बताया हुआ, लेकिन मैंने आई आई होप सो कि आपने, मैंने थोड़ा सा जनरली बताया तो आपने मेरा पॉइंट मतलब गेट इट किया होगा। सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और फिर हमारे पास उसको मजबूत करने के लिए कोआगुलेशन होती है। ठीक है जी। और वो कोआगुलेशन का मकसद क्या होता है, फाइब्रिन मैशवर्क बनता है, फिर फाइब्रिन मैशवर्क को हम प्लेटलेट्स के साथ आके लगाते हैं, जिससे प्लेटलेट स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ बाइंड होती हैं, और आपका एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाता है। ठीक है।
अब ये बच्चों जो हमने प्लेटलेट्स बनाए थे ना डॉक्टर मिदत, अगर आप गौर करो ना यहाँ पर, ये देखें, ये लास्ट पे आपके पास क्या बना है जिसको मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, ये बच्चों आपका प्लेटलेट, ये फाइब्रिन प्रोटीन का मैशवर्क बना हुआ है, ये जाल बना हुआ है, जिसने क्या करवानी होती है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ फाइब्रिन मैशवर्क स्टेबलाइज द प्लेटलेट प्लग, कि जो प्लेटलेट का प्लग है ना उसको स्टेबल करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इस प्लेटलेट प्लग की क्या पड़ती है बच्चों, इस फाइब्रिन मैशवर्क की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया। अब इस जो फाइब्रिन का मैशवर्क है ना, ये किस तरह बनता है इसको जरा ऊपर देखते हैं बच्चों। इस फैब्रिन के मालिक को उसको बनाने के लिए ना हमें दो पाथवेज की जरूरत पड़ती है। एक पाथवे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये लिखा हुआ, और एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, ये लिखा हुआ है इंट्रिंसिक पाथवे। और ये दोनों पाथवेज क्या होते हैं बच्चों, इन पाथवेज के अंदर सर होते हैं डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, यहाँ पर डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। काइंडली याद रखिएगा, जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है या जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर डॉक्टर असलान सिर्फ आपका जो फैक्टर नंबर 7 है ना ये इन्वॉल्व होता है। जो आपका इंटेंसिक पाथवे है इसके अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो एक साइड पे आपने लिख लेना एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे, और ये मेरे पास क्या इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मैंने बताया था जो ब्लड वेसल से बाहर होता है, इंट्रिंसिक पाथवे जो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। अब एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या होता है सर, फैक्टर 7 होता है, और इंट्रिंसिक के अंदर क्या हमारे पास होता है, फैक्टर 12, फैक्टर 11, उसके बाद फैक्टर हमारे पास 9, और उसके बाद होता है फैक्टर 8। बच्चों ये वाले फैक्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक पाथ में, और फैक्टर 7 होता है एक्सट्रिंसिक पाथ में भी। अब इन दोनों पाथवे के बाद स्टार्ट होता है कॉमन पाथवे। तीन पाथवेज होते हैं हमारे पास, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, और फिर बच्चों स्टार्ट होता है कॉमन पाथवे। और कॉमन पाथवे के अंदर ये देखो ना, दोनों ये मिलके क्या स्टार्ट करते हैं, कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे के अंदर फैक्टर कौन सा है, 10, 5, 2, 1। तो ये जो 10, 5, 2, 1 है बच्चों, ये कॉमन पाथवे यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे भी और जो इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं, ये दोनों मिलके क्या करवाते हैं, कॉमन पाथवे को एक्टिवेट करवाते हैं। और जब आपका कॉमन पाथवे बच्चों एक्टिवेट हो जाता है, तो कॉमन पाथवे क्या करता है, एट द एंड जाके फाइब्रिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके इनको डिस्कस करता हूँ। अब देखो सबसे पहले है फैक्टर 7 आपके पास। फैक्टर 7 को हम क्या करते हैं, इसको हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करके ये क्या बनता है, एक्टिवेटेड 7 फैक्टर 7। ठीक है, जब ये एक्टिवेटेड 7 फैक्टर बनता है ना, तो ये क्या करता है, जाके आपके जो फैक्टर 10 होता है ना जो इनएक्टिव है, ये फैक्टर 10 को कन्वर्ट कर देता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के अंदर, और यहाँ से आपका जो कॉमन पाथवे बच्चों क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो इंट्रिंसिक पाथवे वो क्या करता है, उसमें फैक्टर 12 कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 12 के अंदर, उसके अंदर फैक्टर 11 कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 11 के अंदर, उसमें जो फैक्टर 9 है वो कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में, और उसमें जो फैक्टर 8 होता है वो कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 8 के अंदर। तो जब एक्टिवेटेड फैक्टर 8 हमारे पास बनता है ना, वो भी फिर क्या करता है, अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो ये दोनों पाथवे मिलकर फैक्टर 10 को क्या करें, एक्टिवेट। और जब फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है। जब फैक्टर 5 एक्टिवेट होता है तो वो फैक्टर 2 को एक्टिवेट करता है। जब फैक्टर 2 एक्टिवेट होता है तो वो फैक्टर 1 को एक्टिवेट कर देता है। तो अगर यहाँ पर आप नोटिस करो, तो जो फैक्टर 10 है इसने एक्टिवेट किया फैक्टर 5 को, और फैक्टर 5 ने किसको एक्टिवेट किया, फैक्टर 2 को, और फैक्टर 2 ने किसको एक्टिवेट किया, फैक्टर नंबर 1 को। काइंडली यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, जो बच्चों आपका फैक्टर 2 होता है ना, इसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, तो थ्रोम्बिन आपका एक्टिवेटेड फैक्टर 2 होता है। जब एक्टिवेटेड फैक्टर 2 आपके पास एक्टिवेट हो जाता है तो ये कन्वर्ट करते हैं फैक्टर 1 को एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर, दैट इज एक्टिवेटेड फैक्टर 1। और जो आपका फैक्टर 1 है बच्चों, वो फाइब्रिनोजिन है, तो आपकी जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है ना, यही आपका फैक्टर 1 है। फिर इस फाइब्रिनोजिन को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फाइब्रिन प्रोटीन के अंदर। और जब आपके पास फाइब्रिन प्रोटीन बन जाती है तो देखो ना ये वाला पाथवे कितनी दफा चलेगा, तो इस तरह की बार बार फाइब्रिन प्रोटीन बनेगी, और लास्ट पे जाके हम इनको क्या कर लेंगे, आपस में एग्रीगेट करवा कर एक प्लेटलेट्स का गुच्छा बना लेंगे। ए सॉरी, प्लेटलेट्स का कह रहा हूँ, फाइब्रिन का एक हम मैच या फाइब्रिन प्रोटीन का हम एक गुच्छा बना लेते हैं। और जो फाइब्रिन होता है ये फैक्टर 1 होता है, याद रखिएगा। फैक्टर 1 इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फाइब्रिन, इज द एक्टिवेटेड फैक्टर 1, थ्रोम्बिन इज द एक्टिवेटेड फैक्टर 2। तो जब आपके पास फाइब्रिन एक्टिवेट, ये देखो ना फाइब्रिन बन गया ना फैक्टर 1, तो जब आपके पास फैक्टर 1 बन जाएगा, आपके पास ये फाइब्रिन प्रोटीन,
और ये फाइब्रिन को फिर आप क्या कर दोगे बच्चों, वो जो आपने जाल बनाया था उसको ऊपर लगा दोगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाता है। ठीक है, फिर सर हमने क्या करना है, इस प्लेट को हमने, ये जो क्लॉट बनाया ना, इसको हमने डिजोल्व भी तो करना है ना, जब आपके पास नीचे से हीलिंग हो जाती है। तो इसको बच्चों डिजोल्व करने के लिए फिर हमें जरूरत पड़ती है प्लाज्मिनोजिन की। ये प्लाज्मिनोजिन कन्वर्ट होती है प्लाज्मिन के अंदर, और जो प्लाज्मिन है, ये प्लाज्मिन प्रोटीन बच्चों डिग्रेड करती है आपके स्मैश वर्क को। प्लाज्मिन यहाँ पर आएगी और इस क्लॉट को ना फिर डिजोल्व करवा देगी आपकी प्लाज्मिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, आपने क्लॉट बना भी लिया है और उस क्लॉट को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर उसकी ब्रेक डाउन भी करवा ली। ठीक है, तो ये था हमारे पास कोआगुलेशन। नॉर्मल हीमोस्टेसिस हम इसको कहते हैं। अगर आप इसको डिटेल में डिस्कस करना है तो मैंने जो बेसिक का लेक्चर है ना वो अपलोड किया हुआ है वहां पर टेलीग्राम पे, तो उसको काइंडली आप जाकर देख लीजिएगा। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी हमने देख लिया है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस भी देख लिया है, हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे भी देख लिया है, इंट्रिंसिक पाथवे भी देख लिया है, कॉमन पाथवे भी देख लिया है, और क्लॉट बनने का तोड़ना कैसे, हमने वो प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करना, और प्लाज्मिन आपके उस फाइब्रिन पर जो मैचवर्क है उसकी ब्रेक डाउन करवा देगी, और इस तरह वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, हम डिस्कस करते हैं कुछ मेडिकेशंस को। कौन सी मेडिसिन को, एंटी कोआगुलेंट्स को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि देखो ना, ऊपर जो आपके पास क्लॉट बन गया है, तो अगर किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर बच्चों ज्यादा कोआगुलेशन हो रही है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ज्यादा कोआगुलेशन हो जाएगी तो एमआई भी हो जाएगा, स्कीमिक स्ट्रोक भी हो जाएगा, डीवीटी के अंदर भी ये क्लॉट ही हमारे पास बनता है, थ्रोम्बोसिस होती है। तो अगर हमने डीवीटी के पेशेंट को ठीक करना है, एमआई वाले पेशेंट को ठीक करना है, स्कीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को ठीक करना है, अक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया वाले पेशेंट को ठीक करना है, हमने पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज वाले पेशेंट को ठीक करना है, तो बच्चों उन सब कंडीशंस के अंदर क्लॉट्स बनते हैं, और उन क्लॉट्स को फिर हमने क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो उन क्लॉट्स को तोड़ने के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी कोआगुलेंट्स। एंटी कोआगुलेंट से क्या मतलब है कि जो कोआगुलेंट्स के अगेंस्ट काम करती है, जो कोआगुलेशन नहीं होने देती। सबसे पहले जो हम एंटी कोआगुलेंट ड्रग यूज करते हो आप डीवीटी वाले पेशेंट के अंदर या एमआई वाले पेशेंट के अंदर, बच्चों वो है आपकी ब्यूटीफुल अनफ्रैक्शनेटेड हेपरीन। तो यहाँ पर हम काफी सारी मेडिसिन को डिस्कस करेंगे, ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेपरीन को, वारफ्रीन को, उसके बाद एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स को, ये जो ट्रांस टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स है ना, ये आपकी एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स भी हम इनको कहते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर 10 इनहिबिटर्स। देखो ना, अगर मैं जो आपके पास कोआगुलेशन कैस्केड, जो ऊपर कोआगुलेशन पाथवेज हमने पढ़ा, अगर हम उसके डिफरेंट स्टेप्स को इनहिबिट कर देंगे तो आपके पास कोआगुलेशन रुक जाएगी ना। तो इस तरह ये ड्रग्स ऐसे ही करती हैं, उस पाथवे को ही रोकती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को, दैट इज एनोक्साप्रिन। फिर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर 2 इनहिबिटर नंबर 7। फिर हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A इनहिबिटर्स। यकीन माने आपकी जो फार्माकोलॉजी है ना हिमाटोलॉजी की, वो यहाँ पर सारी लिखी हुई है। इट्स मोर देन इनफ। और इन्हीं में से मुझे बहुत यकीन है कि ये जो अब पेज अभी डिस्कस करवाने लगा हूँ, यकीन मानो इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज लग जाना है। या ड्रग का पूछ लेंगे, या उसका मैकेनिज्म पूछ लेंगे, या उसका एंटीडोट पूछ लेंगे। मैं इसको यहाँ पर एंटीडोट भी आपको बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले हम कौन सी ड्रग को डिस्कस करते हैं सर, दैट इज हेपरिन। हेपरिन का हमने देखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बच्चों हेपरिन क्या करती है, एक्टिवेट्स द, क्योंकि एंटीकोगुलेंट है ना, एक्टिवेट्स द एंटी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन हमने कहा था ना जो क्लोटिंग करती है, तो हम क्या करेंगे, एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे, और वो जो एंटी थ्रोम्बिन होगा वो क्या करता है, फिर जाकर हमारे फैक्टर 10 को इनहिबिट करेगा। जब फैक्टर 10 इनहिबिट होगा, फैक्टर 2 भी काम नहीं करेगा, फैक्टर 2 काम नहीं करेगा, तो हमारे पास जो कोआगुलेशन है बच्चों वो रुक जाएगी। ठीक है, इधर इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एंटी कोआगुलेंट्स ना, और इन कोआगुलेंट्स ये ज्यादातर फैक्टर 10 को इनहिबिट करिए। ये देखो, जब फैक्टर 10 आपका इनहिबिट हो जाएगा तो ये सारा पाथवे ना आगे नहीं चलेगा, आपके पास कोआगुलेशन नहीं होगी। तो जो हेपरिन है बच्चों, हेपरिन क्या करती होती है, एक्टिवेट्स द एंटी थ्रोम्बिन, एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन, देन इनएक्टिवेट्स फैक्टर 10। तो जो हमारे फैक्टर 10 को, जो एंटी थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल है ना, जो एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है, वो फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देती है। जैसे मैंने आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़ाया था ना, कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर जो एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो उसके यूरिन में लॉस हो जाती है। तो जब उसके यूरिन में लॉस हो जाती है तो उस पेशेंट के अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, कोआगुलेशन होना शुरू हो जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। तो इसलिए बच्चों एंटी थ्रोम्बिन की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो कोआगुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं किसी पेशेंट के अंदर मैं कोआगुलेशन रोकना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, एंटी थ्रोम्बिन को ज्यादा एक्टिवेट कराऊंगा। और एंटी थ्रोम्बिन को मैं कैसे ज्यादा एक्टिवेट करवा सकता हूँ,
बाय गिविंग द हेपरिन। ठीक है, तो ये हेपरिन का मैकेनिज्म याद रखिएगा, ये एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करती है। इसके अलावा बच्चों हम देखते हैं कि सर लैप्स वैल्यू, मतलब अगर आपने हेपरिन ज्यादा दे दी है ना, तो उसका आपको पता कैसे चलेगा? आपने चेक करना उसके लिए पीटीटी। शायद आप देखते होंगे कि अक्सर आप टेस्ट करवाते हो पीटी और पीटीटी को, और ये जो हमारे पास पीटी और पीटीटी है, इसको पीटीटी को कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम, और जो हमारे पास पीटी है ये इसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, तो बच्चों ये जो पीटीटी है ना, ये याद रखना आपने, इट्स रिलेटेड विद द इंट्रिंसिक पाथवे। जो इंट्रिंसिक पाथवे के क्लोटिंग फैक्टर्स है ना, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो पीटीटी इंक्रीज हो जाता है। अगर आपके पास एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब फैक्टर 7 उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो आपका पीटी इंक्रीज होता है। क्योंकि आपकी हेपरिन फैक्टर 10 को इनहिबिट करती है ना, जब फैक्टर 10 आपका इनहिबिट होगा, साथ आपका फैक्टर 2 इनहिबिट होगा, तो बच्चों दीज आर द कॉमन पाथवे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉमन पाथवे इनहिबिट हो जाएगा, तो आपका ऊपर से जो इंट्रिंसिक पाथ वाले फैक्टर्स हैं उनकी क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। जब उनकी डेफिशिएंसी होती है, तो फैक्टर ये जो पीटीटी ये हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये आपने यहाँ पर याद रखनी है, हेपरिन क्या करती है? अगर आपने ज्यादा हेपरिन दे दी, हमारे पास ज्यादा क्लोटिंग फैक्टर्स इनहिबिट हो जाएंगी, पेशेंट की पीटीटी बढ़ जाएगी। फिर जब आपका पीटीटी बढ़ जाएगा, ये मेरे ख्याल में 32 नॉर्मल होता है, 40 50 60 80 ये अब नॉर्मल होता है, ये इंक्रीज होता है। तो बच्चों अगर हेपरिन आप ज्यादा अमाउंट में दे दो, फिर हम उसका क्या करेंगे? पेशेंट को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने कोagulation रोक दिया ज्यादा उसकी बॉडी में, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, उसका पीटीटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हमने उस पेशेंट को क्या देनी है? एंटीडोट इसका देना है। और हेपरिन का बच्चों एंटीडोट क्या है? प्रोटामीन सल्फेट। ये एमसीक्यूज उठा लो एनएलई वालों, ये एमसीक्यूज आपका बड़ा इंपॉर्टेंट। हेपरिन का एंटीडोट कौन है? प्रोटामीन सल्फेट। याद रखिएगा, काइंडली इसको ना भूलिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चों वारफ्रिन। वारफ्रिन का सबसे पहले मैकेनिज्म देखो, आपको पता है वारफ्रिन कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसको हम क्या करते हैं? टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं। जो आपकी हेपरिन है ना, वो आईवी फॉर्म के अंदर दी जाती है, वारफ्रिन को टैबलेट फॉर्म्स में दिया जाता है। जो एनॉक्साप्रिन होती है उसको हम सबक्यूटेनियसली देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों वारफ्रिन का मैकेनिज्म देखो। वारफ्रिन आपके पास इनहिबिट करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम को, जिसको हम कहते हैं विटामिन के एपोक्सीडाइज रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम है एंजाइम का? एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम, ये जो मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पर। ये जो एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम होता है ना बच्चों, ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 2 7 9 10 को। काइंडली याद रख लो, आपके पास जो विटामिन के किन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है? 2 7, मैंने तो इनको बहुत रट्टा लगाया हो, 2 7 9 10, ये वो वाले फैक्टर्स है बच्चों जिनको आपका विटामिन के क्या करता है? एक्टिवेट करता है। जब आपका विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा, तो आपकी बॉडी में क्या होगी? वही क्लॉटिंग होगी, ब्लीडिंग आपकी बॉडी में नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमने, और हमारा काम क्या होता है? हमारा काम यही होता है ना कि अगर किसी पेशेंट की बॉडी में ज्यादा क्लॉट्स बन रहे हैं, तो उसको हम वारफ्रिन देते हैं। तो वारफ्रिन क्या करती है? जाके क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट कर देती है। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करवाती है? 2 7 9 10 को। और कैसे इनहिबिट करवाती है? बाय इनहिबिटिंग द एपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। एपोक्साइड रिडक्टेज को ये जो वारफ्रिन है ये इनहिबिट करती है। वही बात उन्होंने लिखी है, इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ द विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स फैक्टर 2 7 9 10 एंड द प्रोटीन सी एंड द प्रोटीन एस। ठीक है, तो ये तमाम चीजों का आपकी जो विटामिन के होता है ना, ये एक्टिवेट करता है विद द हेल्प ऑफ एपोक्साइड रिडक्टेज। जब आपकी वारफ्रिन एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगी, तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। जब ये क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, कोagulation पाथवे नहीं चलेगा, कोagulation पाथवे नहीं चलेगा, तो हमारे पास कोagulation और क्लॉटिंग नहीं होगी। और जब क्लॉटिंग नहीं होगी, तो पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा जिसके अंदर ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है। बच्चों वारफिन वाले पेशेंट के अंदर काइंडली हम चेक करते हैं उसका पीटीटी टाइम। पीटी टाइम, सिर्फ पीटी टाइम। क्योंकि अगर आप नोटिस करो ना, तो यहाँ पर फैक्टर 7 इन्वॉल्व हो रहा है, और फैक्टर 7 आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब मालिक्यूल है, एक्सट्रिंसिक पाथवे का ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है। हेपरिन वाले पेशेंट का पीटीटी चेक करते हैं कि वो तो नहीं इंक्रीज हो रहा है, अगर वो इंक्रीज है इसका मतलब हेपरिन ज्यादा हो रही है। वारफरिन वाले पेशेंट का हम पीटी चेक करते हैं, और इसके साथ हम चेक करते हैं इसका INR। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होती है, जब भी पेशेंट को वारफरिन दी जाती है ना, उसका INR और पीटी को चेक किया जाता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में वारफरिन ज्यादा हो गया, मतलब ब्लीडिंग होना शुरू हो गया उसकी बॉडी के अंदर, एंटी कोगुलेशन ज्यादा आपने कर दिया है बच्चों, उसका रैपिड रिवर्सल, उसका एंटीडोट क्या है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा।
काइंडली ये चीज ना भूलिएगा। अगर आपने रैपिडली वारफरिन को रिवर्स करना है, आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को देना है। अगर आपने उसको लेट करना है तो फिर आप विटामिन के भी दे सकते हो उस पेशेंट को, बट फर्स्ट आपने एक्यूट कंडीशन में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उसको लगा देना। ठीक है, बाकी आप विटामिन के भी एंटीडोट के तौर पर यूज कर सकते हो वारफरिन के लिए। एक्यूट कंडीशन में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रोनिक के अंदर आप विटामिन के को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर ये देख लो, ये लिखे हुए टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स, जिनको हम थ्रोम्बोलिटिक्स भी कहते हैं। तो ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स हैं बच्चों, हम ये यूज करते होते हैं। आपके पास एमआई का पेशेंट है ना, जिसकी कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन जाता है, उसके अंदर फिर ये वाली हम ड्रग्स यूज करते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स, या जिनको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स। क्या कहा जाता है इनको? थ्रोम्बोलिटिक्स। और थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो थ्रोम्बस को तोड़ती हैं। जो हम एमआई वाले पेशेंट में, स्कीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर ये वाली ड्रग्स यूज करते हैं, जो आपके टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स होती हैं। और जब आपके पास देखो टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर का काम होता है वो प्लाज्मिनोजिन को ना प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। और प्लाज्मिन का क्या काम होता है? प्लाज्मिन का काम होता है क्लोट को तोड़ना, फाइब्रिन को तोड़ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कन्वर्जन होता है प्लाज्मिनोजिन टू द प्लाज्मिन, और जो प्लाज्मिन वो क्या करेगी? ब्रेक डाउन होता है फाइब्रिन। इसमें बच्चों ड्रग्स कौन सी हैं? काइंडली आपने इन ड्रग्स के नाम नहीं भूलने। आल्टीप्लेस, रेटिप्लेस और टिनेक्टिप्लेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। और आप एमआई वाले पेशेंट्स के लिए ये वाली ड्रग्स काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनको हम थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स भी कहते हैं। और इनकी ये बहुत महंगी ड्रग्स हैं, ये 40-50 हजार का ये इनका एक इंजेक्शन आता है। तो आल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, टिनेक्टिप्लेस को आपने याद रखना है। जब ये वाली बच्चों आप ड्रग्स दोगे तो पेशेंट का जो पीटीटी और पीटीटी है ना, ये दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। ये काइंडली याद रखिएगा। ये जब भी आप थ्रोम्बोलिटिक्स देते हो ना, तो क्योंकि ये दोनों क्लोटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं, तो पीटी और पीटीटी दोनों इंक्रीज होते हैं। अब आता है आपका एनएलई का एमसीक्यू। एमआई का पेशेंट आया, थ्रोम्बोलिटिक्स आपने दी है, लेकिन थ्रोम्बोलिटिक्स क्या हो गया? ओवरडोज हो गया। तो थ्रोम्बोलिटिक्स की ओवरडोज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीडोट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कौन सा एंटीडोट इस्तेमाल करेंगे बच्चों? अमाइनो कैप्रोइक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये वाला। अमाइनो कैप्रोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। थ्रोम्बोलिटिक्स भाई इतनी खतरनाक, इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, तो अगर उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उनका, उनको जाहिर बात है कोई बड़ा मालिक्यूल ही चाहिए उनको खत्म करने के लिए, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं अमाइनो कैप्रोइक एसिड। डॉक्टर मिद्दत एंटीडोट नहीं भूलने, इनमें से एक एमसीक्यू आपको आना ही आना है। हैपरिन का एंटीडोट क्या था सर? हैपरिन का एंटीडोट सर हमने देना उस पेशेंट के अंदर प्रोटामिन सल्फेट। वारफरिन का क्या है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और हमारे पास थ्रोम्बोलिटिस का क्या है बच्चों? अमाइनो कैप्रोइक एसिड। आगे आते हैं फैक्टर 10 इनहिबिटर। सर कुछ ड्रग्स हैं, अगर आपकी हेपरिन काम ना करे, आपको मैं सीधी बात बताता हूँ, अगर आपकी हेपरिन काम ना करे तो हम फैक्टर 10 इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं। क्योंकि फैक्टर 10 इनहिबिट हो जाएगा ना कॉमन पाथवे के अंदर, तो आपका पाथवे क्लोटिंग का नहीं चलेगा, तो कोagulation नहीं होगी। तो ये हमारे पास फैक्टर 10 इनहिबिटर ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। एपिक्साबेन एंड द रिवारोक्साबेन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, बड़ा इनका जिक्र किया जाता है अक्सर। हेपरिन काम ना करे, एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन दे दो उस पेशेंट को। और इनका मैकेनिज्म क्या है? ये फैक्टर 10 को इनहिबिट करती है। ठीक है बच्चों, और इनका अगला हमें फायदा ये है कि आप इसको ओरली दे सकते हैं। वारफरिन के बाद ये दूसरी एंटीकोगुलेंट्स है जिनको आप ओरली दे सकते हो। अब इनके अंदर ना भाई जो पीटी और पीटीटी ना ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि फैक्टर 10 की बात है ना, अगर दूसरे फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व होते तो फिर पीटी और पीटीटी इन्वॉल्व होने थे, इंक्रीज होने थे। लेकिन आपके पास रिवारोक्साबेन और रिपिक्साबेन देने की वजह से पीटी और पीटीटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनका भी भाई एंटीडोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एपिक्साबेन या रिवारोक्साबेन किसी बच्चे को या किसी को ज्यादा दे दिया है, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है, तो इसका एंटीडोट क्या है बच्चों? इसका एंटीडोट है एंडिक्सानिट अल्फा। अगर आपको भूल जाए ना कि फैक्टर 10 इनहिबिटर एपिक्साबेन रिवारोक्साबेन का एंटीडोट क्या था, तो आपने ऑप्शन में से देख लेना है, जिसके अंदर 10 वर्ड्स होंगे ना, जिसके 10 अल्फाबेट्स होंगे जिस वर्ड के, वो इसका एंटीडोट होगा। तो ये जो आपकी एंटी एंडिक्सानेट जो ड्रग है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंडिक्सानेट अल्फा। देखो कितने वर्ड हैं? 3 3 6 3 9 10। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ है कि फैक्टर 10 इनहिबिटर्स का जो एंटीडोट है वो एंडिक्सानेट 10 है, या एंडिक्सानेट अल्फा, जिसके अंदर 10 वर्ड्स आएंगे। तो ये देख लो, ये आपको एंटीडोट इसका आसानी से याद होगा। ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक्स का एंटीडोट क्या है? अमाइनो कैप्रोइक एसिड सर। फैक्टर 10 ड्रग्स का इनहिबिटर्स कौन था? एंडिक्सानेट, ये आपने याद रखना। ठीक है, अब बच्चों आते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, जो हम डीवीटी की प्रोफिलैक्सिस के लिए ना अक्सर ये वाली ड्रग को इस्तेमाल कर लेते हैं।
या अगर किसी पेशेंट को लो डोज आपने हेपरिन देनी है तो उसके अंदर हम एनोक्साप्रिन देते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मुझे कल मतलब के कार्डियोलॉजिस्ट ने भी ये बात बताई थी, मुझे पहले नहीं आइडिया था इसका। वो ये कह रहे थे कि यार ये जो एनोक्साप्रिन है ना, ये हम देते हैं सबक्यूटेनियसली। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी तो याद होनी चाहिए ना आपको, क्यों डॉक्टर मिदर? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता है ना आपको ऑब्जर्व के अंदर अगर कोई चीज आईवी वाली थी और अगर आपने उसको आईएम लगा दिया तो क्या होगा? अभी पिछले दिन यहाँ पर एक हाउस ऑफिसर ने क्या किया है कि उसने लगाना उसको आईवी था, मतलब कि वो ड्रग हमने उसको आईवी देनी थी, भाईजान उसने आईएम लगा दी उसको, बच्चे के अंदर उसी टाइम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो गया था। तो ये चीजें जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। हेपरिन मैं कह रहा हूँ आईवी फॉर्म में, वारफ्रिन ओरली, एनोक्साप्रिन हम इसको क्या देते हैं सबक्यूटेनियसली। उसके अलावा ये दूसरे फैक्टर जो ड्रग्स हैं ना, ये भी हमारे पास आईवी फॉर्म के अंदर इंजेक्शन आते हैं इनके। तो ये ड्रग जो लो एनोक्साप्रिन या डाल्टेप्रिन है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, ये बच्चों सबक्यूटेनियसली आपने देनी है। ये भी क्या करती है भाई, फैक्टर 10 इनहिबिटर्स हैं, फैक्टर 10 इनहिबिटर्स हैं ये वाली भी। और इसका एंटीडोट क्या है एनोक्साप्रिन का, वही है प्रोटामिन सल्फेट, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। प्रोटामिन सल्फेट इसका क्या होता है, एंटीडोट होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हैज बेटर बायोअवेलेबिलिटी, 2 to 4 टाइम लॉन्गर हाफ लाइफ देन द अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, ठीक है। तो ये अच्छी ड्रग है, इसको आप यूज कर सकते हो। अगर दूसरे नंबर एक्यूट किडनी फेलियर वाले पेशेंट के अंदर ना, ये वाले ड्रग्स को हम यूज करते हैं हेपरिन के, उसको हेपरिन को यूज नहीं करवाते, वो अनफ्रैक्शनेटेड होती है। ये फ्रैक्शनेटेड मतलब टूटी हुई ड्रग है, छोटे छोटे मालिक्यूल्स इसके होते हैं, तो इसको हम यूज कर लेते हैं किडनी फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी। तो ये देखो उन्होंने लास्ट पे लिखा भी हुआ है, कैन बी एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियसली, कि हमने ये ड्रग को सबक्यूटेनियसली देना है, आपकी क्यूटेनियस स्किन के नीचे इसको लगाया जाता है। आगे आते हैं बच्चों, डेबागिट्रॉन मेरी फेवरेट ड्रग, और अर्गाट्रोबैन, ये होती हैं फैक्टर 2 इनहिबिटर्स, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना थ्रोम्बिन 2। तो ये जो डेबिगेट्रॉन और अर्गाट्रोबैन ड्रग्स हैं ना, ये फैक्टर 2 इनहिबिटर्स होती हैं। फैक्टर 2 को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। और इनको एंटीडोट बच्चों क्या है इनका, ये वाला एंटीडोट है इनकी, ये एंटीबॉडी है अडीरोसिजुमैब, ये एंटीबॉडी है, ये हम लगाते हैं, बड़ी महंगी है ये वाली ड्रग। एडीरोसिजुमैब जो है ना, ये बहुत महंगा इंजेक्शन इसका आता है। तो इस पेशेंट का एंटीडोट जिसका, अगर किसी पेशेंट को आपने डेबिगेट्रॉन या किसी को अर्गाट्रोबैन ज्यादा दे दिए ना, उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए क्योंकि एंटी कोगुलेंट्स है। तो फिर इसको रिवर्स करने के लिए आप क्या दोगे, अडीरोसिजुमैब, आपने ये वाला एंटीडोट देना है इसका। फिर बच्चों लास्ट पे आते हैं, जब आपने प्लेटलेट्स की कोगुलेशन को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोकने के लिए। वो कौन सी एंटीकोगुलेंट्स है बच्चों, इसमें टिरोफिबैन, ये वाली ड्रग इस्तेमाल की जाती है काफी सारी ना, टिरोफिबैन। उसके बाद आपने याद रख लेना इसके अंदर एपिक्साबीम, एबिसिक्सामैब, ठीक है। तो टिरोफिबैन को और एबिसिक्सामैब जो ड्रग्स है इनको याद रखिएगा। ये क्या करती है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोकती है। वो जो मैंने कहा था ना प्लेटलेट्स आपस में अटैच होती हैं, तो उनको ये उनकी आपस में अटैचमेंट या एग्रीगेशन को रोक देती हैं। ये रिवर्सिबली बाइंड टू द ग्लाइकोप्रोटीन, वो देखा ना, ग्लाइकोप्रोटीन 2BO3 ये प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ता था, तो हम उसको ही आपस में क्या करेंगे, जुड़ने नहीं देंगे। हम टिरोफिबैन देंगे, वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 इनहिबिट हो जाएगा। जब वो इनहिबिट होगा तो हमारे पास प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होगी, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होगी तो आपके पास क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो हमारा मकसद ये था कि पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग ना हो। बच्चों इसको भी जो एप्सिक्सीमैब है, क्या लिखा हुआ है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वही हमें पता है। एप्सिक्सीमैब जिनके लास्ट में मैब आता है ना, वो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, ये याद रखिएगा। और जो हमारे पास तिरोफिबैन या एप्सिक्सीमैब एंटीबॉडी का तो वैसे ही कोई इसका टॉक्सिसिटी नहीं होती, इसलिए इसका एंटीडोट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हमने तमाम एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स, मैंने कल ये सारी ड्रग्स और इनके एंटीडोट सुनने फिर ना कहना। और उसके बाद नॉर्मल जो हीमोस्टेसिस होती है बच्चों, वो हमने क्या किया आज डिस्कस किया। कल से इंशाल्लाह हम इसकी पैथोलॉजी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो आई थिंक सो हीमोफीलिया से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके जी, अल्लाह।